आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का अक्षांशीय विस्तार और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव के बारे में। ठीक है, आज क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और जिसको अंडरलाइन करेंगे वहाँ पे ध्यान देना है और ध्यान देकर आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्या, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है दोनों लगभग समान है 30 डिग्री है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जो होती है वह जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वह दूरी की जैसे जैसे आपका के ध्रुव की ओर जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, कम जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे आपका पिक्चर होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे अक्षांश किसको बोलिएगा, तो ये जो है आपको ऐसे जो लाइन दिया गया ऐसे ऐसे, ये आपका जो होता है देशांतर होता है। ठीक है, ये जो इस तरह का जो लाइन दिया गया है ये सब जो है देशांतर है। ठीक ना, क्या है, देशांतर। चलिए आगे हम लोग बता देते हैं। ये इसको बोला जाता है अक्षांश, ठीक ना, जिसको हम लोग इस देशांतर बोला जाए। अब अक्षांश के बारे में ये इस तरह से आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको, ठीक ना, ये जो इस तरह से आपको लाइन दिया गया इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अक्षांश। तो अक्षांश और देशांतर दोनों के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम आप लोग को नीचे आते हैं, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आपका क्या कहा, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है दोनों लगभग समान है। कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर समान है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री समान है। किंतु भूमि पर जो होता है यह दूरी समान नहीं है। अक्षांश और देशांतर दोनों तो समान है, लेकिन आपका वास्तविक दूरी जो होता है समान नहीं है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय जो दोनों है आपका विस्तार समान है, लेकिन भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। ये काहे नहीं है, क्योंकि समझिए अक्षांशीय जो दूरी है वह समान रहती है। कहा जा रहा है पृथ्वी पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु कैसे अक्षांशीय दूरी समान रहती है वो भी बता देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अक्षांशीय दूरी कैसे समान रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लाइन है वह पूरा के पूरा सीधा सीधा गया है कि नहीं, पूरा सीधा गया हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये भी सीधा गया हुआ है। क्या दोनों के बीच की दूरी तो समान है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन देखिए देशांतर वाला में क्या होता है, यह शुरू से एकदम पतला जाता है और जैसे जैसे बीच में जाता है चौड़ा हो जाता है, फिर जाता है ऊपर के ध्रुव की ओर, तो ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव और इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाइएगा तो दक्षिणी ध्रुव पे बहुत पतला होता है देशांतर रेखा, और जैसे जैसे आपका विषुवत रेखा के पास जाता है वह जो देशांतर रेखा होता है वह चौड़ा हो जाता है। और उसी से ठीक है, यहाँ पे देखे समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी ध्रुव के पास जो होता है आपका देशांतर रेखा जो होता है एकदम पतला होता है, और जैसे जैसे आपका ये जो अंडरलाइन लाल कलर से दिखाया गया है यह जो होता है आपका विषुवत रेखा होता है। क्या होता है यह, इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के पास आपका देशांतर रेखा बड़ा हो जाता है और ध्रुव के पास जो है देशांतर रेखा छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसलिए दोनों के बीच के अक्षांशीय विस्तार तो ठीक रहता है, लेकिन देशांतरीय विस्तार ठीक नहीं रहता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। आपको इसको हटा देते हैं तब समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यही आपका विषुवत रेखा जो होता है, याद रखिएगा 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होता है। ठीक है, ये जो होता है अक्षांश, ये हो गया विषुवत रेखा के ऊपर जो भी होगा, विषुवत रेखा के ऊपर जो भी होगा उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध।
ठीक ना। इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे जो होता है उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से नीचे जो होता है नीचे, उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ में उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा कितने डिग्री पर होते हैं? 0 डिग्री पर होते हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होता है, और विषुवत रेखा के ऊपर जितने जाइएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, विषुवत रेखा के नीचे जाइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। चलिए हम आपको और आगे समझाते हैं। चलिए अरुणाचल प्रदेश, क्या बोला जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश और कच्छ। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी कि गुजरात, ये आपका जो मान के चलिए भारत है, ठीक ना। इस तरह से है ना, इसको मिटा देते हैं पहले बाबू, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका होता है गुजरात जो होता है ना, इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे होकर ऐसे ऐसे होकर यहाँ पे होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश इधर होता है, और यहाँ होता है आपका गुजरात। ये होता है आपका गुजरात होता है, ठीक है। ये आपका गुजरात होता है, और यहाँ से आपका बताए थे कल कि ये कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा आपका गुजर जाता है, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, तो यही आपका ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी कि गुजरात के बीच जो है, गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर होता है। वो अंतर कैसे होता है वो भी हम आपको समझा देंगे, ध्यान समझते रहिए आगे क्लास में, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कक्ष में अंधेरा रहता है। वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, यानी कि समझ लीजिए सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा, उसके 2 घंटे बाद आपका गुजरात यानी कि कच्छ जो है वहाँ पे आपका सूर्योदय होगा। दोनों में कितना डिग्री? 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार का कारण होता है। ये किसके वजह से होता है? 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है? 30। चलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो होता है पहले होता है, और उसके 2 घंटे बाद आपका जो सूर्योदय होता है वह गुजरात में होता है। यह किसके वजह से होता है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण। और याद रखिएगा पृथ्वी जो होता है 24 घंटा में 360 डिग्री पर घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटा में कितने डिग्री पर घूमती है? 360 डिग्री पर घूम जाती है। और एक बात याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, याद रखना है, ठीक ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर जो होता है वह 30 डिग्री होता है। वो कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, 1 डिग्री बराबर जो होता है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो होता है, सौराष्ट्र कच्छ जो होता है, वो दोनों के बीच का देशांतरीय अंतर जो होता है वह 30 डिग्री का है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो 30 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट में अगर आप 60 से भाग दीजिएगा, क्योंकि इसको घंटा में कन्वर्ट करना है, तो काट दीजिएगा तो 2 मरते में कट जाएगा, यानी कि 2 घंटा का अंतर हो गया। इसीलिए कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच का जो समय का अंतर जो होता है वह 2 घंटे का होता है। कैसे होता है समझ में आ गया? चलिए आगे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा समझ के, ठीक है। भारत का मानक देशांतर रेखा जो होता है 82.5 डिग्री होता है। 82 डिग्री 30 मिनट, इसको बोला जाता है 82 डिग्री 30 मिनट। हम आपको बता दिए हैं, 1 डॉट रहेगा तो उसको मिनट पढ़िएगा,
ठीक है। और आपका डबल डॉट रहेगा तो आपको इसको सेकेंड पढ़ना है, ठीक ना, सेकेंड पढ़ना है। अगर डिग्री रहेगा तो आपको तो डिग्री पढ़ना ही है, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको पढ़िए कैसे कैसे पढ़ना है, इसको याद रखना है आपको। यहाँ पे आपको बता दिया गया है पूर्वी देशांतर है, जो भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो। 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का अंतर हो, याद रखना है। यानी कि आपका कोई भी देशांतरीय आपका मानक रेखा अगर किसी भी देश से गुजरे तो उनके देशांतर और आपका क्या बोला जाता है अक्षांश के बीच में आपका अंतर होना चाहिए। आपका कितना डिग्री का? 7 डिग्री 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बीचों बीच से गुजरती है तथा वह 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो। 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो। इसके वजह से क्या होगा, 7 डिग्री 30 मिनट का जब गुणांक होगा तो वहाँ पे 30 मिनट का आपका अंतर देखने को मिल जाएगा। कितना डिग्री कितने मिनट का? 30 मिनट का देखने को। अब सोचिएगा कि आखिर ये सारे 7 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ और यहाँ पे 7 डिग्री 30 मिनट दिया है देशांतरीय दूरी, और यहाँ पे 30 मिनट कैसे आ गया है? अब इसको भी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आखिर कैसे आया। हम आपको पहले ही बता दिए थे 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट होता है, 4 मिनट। तो यहाँ पे 7 डिग्री दिया है, यानी कि 7 गुना 4 यानी कि 28 मिनट। 28 मिनट ऐसा ही हो गया। हम आपको बताएं 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट हुआ, तो यहाँ पे दिया है आधा मिनट, यहाँ दिया है 30 मिनट, यानी कि इसको आधा कर दिया जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो इसका आधा करिएगा, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 बटा में हो जाएगा 2, 2 दूना 4, यानी कि हो गया 2 मिनट। यहाँ कुल मिलाकर जोड़ दो, यानी कि 30 डिग्री 7 डिग्री प्लस में 30 मिनट, 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 28 मिनट प्लस में 2 मिनट बराबर में 30 मिनट आपका हो गया। तो आखिर कैसे आया, कन्वर्ट करके ही बताया गया है, ठीक है। तो 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच जो होता है 30 मिनट का अंतर होता है, समय का अंतर, समयांतर, ठीक है। आगे चलिए समझाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अगर कोई रेखा है तो वह कौन है? वह है आपका कर्क रेखा। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन है, तो होगा विषुवत रेखा। वह किस भाग में बांटता है? एक उत्तरी गोलार्ध में बांट देता है, एक दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है, याद रखना है आप लोग को। तो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांटता है। वो कितने, कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे भी लिखा जाता है, और एक इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों तरीका से याद रखिएगा, कोनो तरीका से आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह जो कर्क रेखा है हमारा, वह पड़ोसी राज्य आपका रांची से, पड़ोसी राज्य जो है हमारे पड़ोसी राज्य रांची, झारखंड के राजधानी रांची से और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। आइए हम आपको नक्शा में बताते हैं। नक्शा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कर्क रेखा ये यहाँ पे है, ये कर्क रेखा है, ध्यान दे रहे होंगे। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रहा है झारखंड,
गुजरात से होकर गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है, एक राजस्थान से गुजर रहा है, एक आपका छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, एक आपका गुजरात झारखंड से गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है, और आपका यहाँ पे त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस किस राज्य से होकर गुजरता है ये भी हम आपको बताएंगे, बता दिए, और कैसे याद रखना है इसको भी तरीका हम बता देंगे अभी आपको। ठीक है, और ये याद रखिएगा पड़ोसी राज्य आपका गुजरात के, झारखंड की राजधानी रांची, और बांग्ला पश्चिम बंगाल, यही ना है जी, ध्यान दीजिए, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांश विस्तार या दूरी का विस्तार यानी कि दूरी का भारतीय जनजीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो पूरे विश्व के लिए होता है, और भारत के लिए होता है वो दूसरा नाम होता है इसका, होता है इंडियन मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको बोला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक ना, तो आपका जो होता है, आपका भारत का जो होता है स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, और ग्रीनविच का स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है। ग्रीनविच वाले जो होता है, याद रखिएगा, भारतीय मानक समय यानी कि भारत के जो समय रेखा है वह ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले होती है। पूर्वी राज्य कहाँ पे है? पूर्वी राज्य कहने का मतलब क्या समझ रहे होंगे, ध्यान समझिए। पूर्वी राज्य कहने का मतलब है कि मान के चलिए आपका भारत है, ये आपका भारत है, गुजरात है, ठीक इस तरह से नक्शा है, और यहाँ पे जाकर ये आपका जो त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये आपका पूर्वी राज्य कहलाता है। और यह पूर्वी राज्य में सबसे हम आपको क्या बोले कि पूर्वी सूर्योदय तो पूर्व की दिशा से, आपको लगता है पूर्व की दिशा से उगता है, तो पूर्व के समय पूर्व दिशा में यह अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है, और गुजरात में इसके 2 घंटा बाद होता है। इसका कारण भी है, ठीक है, इसका कारण है कि वह जो है 7.5 डिग्री पर, यानी कि कितना डिग्री पर है आपका जो 30 डिग्री के अंतर है, यहाँ से देशांतरीय विस्तार और आपका अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर जो है 30 डिग्री का था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच का जो अंतर है 2 घंटा का हो गया। ठीक ना, तो वही कहा गया कि आपका जो है ग्रीनविच टाइम से जो होता है, भारत का जो मानक टाइम है, भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से आपका 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत के घड़ियाँ सभी जगह एक समय बताती है, जबकि आपका पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में, यानी कि कक्ष किसको बोला जाता है, कच्छ कहाँ होता है, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है कच्छ, कहाँ है, गुजरात है। इसी को जगह को सौराष्ट्र भी बोला जाता है, याद रखें, 2 नाम इससे पहले ही बताए हैं, सौराष्ट्र भी बोला जाता है, कच्छ भी बोला, गुजरात भी है, यही जगह का, ठीक है, यहीं पे पड़ता है। तो गुजरात में आपको बाद में सूर्योदय होता है, और पूर्वी राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, 2 घंटा पहले होता है। आगे ध्यान से समझिएगा, इसको बारीकी से समझा रहे हैं, बारीकी से, और आप लोग ध्यान दीजिए, अपना नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है, बना लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं आपको। अक्षांशीय विस्तार की या दूरी भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। उत्तरी किनारे सबसे ऊपर भारत का जो है, इस तरह से आप नक्शा जब बनाते हैं, इस तरह जब बनाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका गुजरात राज्य है ना, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो आपका जम्मू कश्मीर है यही ना सबसे उत्तरी है। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख अब पड़ गया हुआ, अब जब बढ़ गया है तो लद्दाख आ गया, तो ये सब जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो आपका हो गया उत्तरी किनारा 37 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 4 मिनट है। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 37 डिग्री 4 मिनट,
37 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी किनारे से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो होता है आपका, हमारा जो विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है। हमारा जो है यह 37 डिग्री 6 मिनट जो है विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है, विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है। और इसी के वजह से याद रखिएगा, यहाँ पे इस पूरी तैयारी हम इसको पूरे बढ़िया से बताएंगे। विषुवत रेखा से जितने आप दूरी पर जाइएगा, जैसे कि मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है, यह 2 भागों में बांट दिया, तो आप पृथ्वी से आप हमारा जो भारत है वह इस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे श्रीलंका पड़ जाता है, यानी विषुवत रेखा से थोड़ा सा नज़दीक पड़ जाता है ये। और ये बीचों बीच यहाँ गुजरात से गुजरता है, ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है, जबकि हमारा जो भारत का जम्मू कश्मीर है यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है कि नहीं? तो ज़्यादा काफ़ी दूर होने के वजह से यहाँ पे जो होता है सूर्य के प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है, तिरछी पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे हमेशा के हमेशा ठंडा ही रहता है। कारण ठंडा होने का कारण यही है कि पृथ्वी विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है। ठीक है, चलिए आगे। विषुवत रेखा यह काफ़ी दूरी, विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यह अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यह सूर्य, यहाँ जो सूर्य का ताप कम मिलता है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे जो जैसे ही आपका विषुवत रेखा से आप दूर जाइएगा तो आपका जो है सूर्य का जो प्रकाश है आपका तिरछी पड़ेगा, और जैसे ही सूर्य के प्रकाश जहाँ जहाँ भी आपको तिरछी पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, वहाँ वहाँ ठंडा प्रदेश होगा। याद रखिए, चाहे वो आप दक्षिणी गोलार्ध में चल जाइए, चाहे वो आप उत्तरी गोलार्ध में पड़िए, सूर्य का प्रकाश आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सही तरह से पड़ता है। ठीक है, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने जगह पड़ते हैं, जितने भी देश हो जाएं, जितने भी महादेश आ जाएं, वह सब जगह गर्मी पड़ती है। इसलिए वहाँ के आदमी करिया करिया दिखाई देता है। काहे? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये विषुवत रेखा पर ना आपका अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका महादेश पड़ जाता है ये विषुवत रेखा, और सबसे ज़्यादा गर्मी आपका विषुवत रेखा पर पड़ता है। इसलिए वहाँ के आदमी एकदम काला पड़ा होता है। ये आदमी, यहाँ का नेचर अथी नहीं है कि हाँ काला है, काला होने का रीज़न है कि यहाँ पे गर्मी 12 मास पड़ता है, हमेशा पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पर ठंडा प्रदेश वहाँ तो ठंडा नहीं, गर्मी पड़वे नहीं करता, तो वहाँ आदमी उजला उजला होता है। ठीक है, यही कारण है और कुछ नहीं है। चलिए आगे समझिए। कम पड़ता है, जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। समझ में आया? जाड़े के समय जैसे ही आए तो हम लोग के जैसा, अगर यहाँ हमारे यहाँ अगर ठंडा जो है जितना पड़ रहा, उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा आपका विषुवत रेखा से जितने दूर जगह पे रहेंगे, जहाँ पे तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ेगी। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग में, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ अभी के समय में देखिए भारत के उत्तरी भाग में, जैसे आपका होगा भारत के उत्तरी भाग में आपका हो गया लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड, बिहार हो गया, और एक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इस सभी जगह में ठंड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यह भारत का जो भारत है, ठीक ना, ये भारत जो है यह कर्क रेखा से ऊपर है। कर्क रेखा से ऊपर जितने भी राज्य हैं उस सभी जगह अभी के समय में ज़्यादा गर्मी ठंडा पड़ रहा होगा। वही कर्क रेखा से नीचे चला जाइए, जैसे कि गुजरात हो गया, और सबसे नीचा चल जाइए तो आपका हो गया केरल, तमिलनाडु, और आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और एक है आपका ये सब जगह जो है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक और है यहाँ पे कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश यहाँ इसी के पास में, ये समुद्री इलाका जो है, यहाँ पे आपका ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो है, दो कारण यहाँ पे है, एक तो है आपका विषुवत रेखा से नज़दीक पड़ रहा है और कर्क रेखा से नीचा पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आज भी के समय में जितना भी ठंडा पड़ रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, इससे कई गुना यहाँ जितना पड़ रहा है उससे कम ठंडा आपका यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ तो अभी भी तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ के आदमी के पास जो है स्वेटर उतना नहीं पहने हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडा ही नहीं उतना पड़ रहा है। ठीक है, तो कारण ये है, वह देशांतर रेखा का कारण है और विषुवत रेखा का कारण है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे।
केरल तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के बीच यह के अति आपका कर्क रेखा से नीचा है और विषुवत रेखा से कर्क रेखा से यह जो है विषुवत रेखा और यह कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। तो कर्क रेखा से नीचा है आपका तमिलनाडु और विषुवत रेखा के नज़दीक में है। तो वही बताया जा रहा है केरल और तमिलनाडु राज्य जो है विषुवत रेखा से काफ़ी निकट में है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, हमेशा सीधी पड़ती है। सूर्य का ताप जो होता है अधिक मिलता है, यहाँ पे सूर्य का ताप अधिक मिलता है। इसी तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लपटे रहते हैं, तो वहीं केरल का किसान जो होता है लुंगी पहने हुए नंगे बदन खेती करता है। तो यहाँ पे क्यों खेती करता है? आपका लुंगी पहन के आदमी यहाँ खेती कर रहा है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर में आपका चादर चार दो आपका ओढ़ के सूते हुए रहता है, बैठे हुए रहता है जहाँ तहाँ। तो कारण क्या है? क्योंकि यह विषुवत रेखा से नज़दीक है। विषुवत रेखा पर हमेशा जो होता है, हमेशा विषुवत रेखा पर सूर्य का किरणें सीधा पड़ता है। चलिए यहाँ पे है, ये हम आपको बता दिए। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में अंतर जो होता है वो 45 मिनट का होता है। जैसे कि 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाता है और 22 सितंबर को सबको हो जाता है छोटा, इसी तरह से बोला जाता है। इसका भी हम कब समय कम होता है, कब समय ज़्यादा होता है, इसकी बारीकी से भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को मनाया, लेकिन 22 दिसंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन का जो बीच का जो अंतर होगा वो आपका 45 मिनट का होगा। यानी सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा दिन मान के चलिए अब सुबह सूर्योदय तुरंत ही डूब गया और कभी सूर्योदय काफ़ी समय में, तो 45 मिनट के आगे पीछे डूबेगा सबसे बड़ा दिन में और सबसे छोटा दिन के अंतर में। तो यही कहा जाता है कि केरल में सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन का जो अंतर होता है वह 45 मिनट। जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख की राजधानी कौन है? लेह है। तो लेह में जो यह जो अंतर है 5 घंटे का दिखता है, 5 घंटे का अंतर दिख जाता है, याद रखिएगा। कितने घंटे का? लेह में आपका सबसे सुबह मतलब कि सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन का अंतर जो था 5 घंटा का। मान के चलिए कभी आपका सूर्योदय 4 बजे हो रही, आपका 2 बजे दिखाई सूर्यास्त हो जाएगा, तो कभी वही बड़े दिन में वो सूर्योदय जो होता है उससे 2 बजे कहीं दिखाई दे रहा है, तो उससे 5 घंटा यानी कि 7 बजे होगा। मान के चलिए सबसे छोटा दिन में अगर 2 बजे सूर्यास्त हो जा रहा है, तो सबसे बड़ा दिन में 5 बजे 7 बजे 5 घंटा बाद कह रहा है, यानी कि 7 बजे सूर्यास्त होगा। 7 घंटा बाद यानी कि 7 बजे होगा, 5 घंटा बाद यानी कि 7 बजे। तो ये ध्यान देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा में यही अंतर है। सबसे बड़ा दिन में और सबसे छोटा दिन में लद्दाख में आपका 5 घंटे का और केरल में 2 घंटे का अंतर दिखता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस सबको आप नोट्स बनाते चलिए और याद करते रहिएगा। आगे भारत और विश्व के बारे में समझिए। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। इसलिए यह महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है हिंद महासागर। ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है कि बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, यह किस राज्य में स्थित है। तो बोध गया कहाँ है? तो बोध गया आपका है गया बिहार में है। किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में है। और इसका महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बता देना है। तो इसके बारे में आपकी जानकारी आप लोग ढूंढिए। चलिए, भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था। भारत का, ध्यान समझिए, कहा जा रहा है
कहा जा रहा है आपका भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्गों द्वारा नहीं होता था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी होता था। कहने का मतलब है कि भारत का जो व्यापार जो होता था वह सिर्फ समुद्री मार्ग से ही नहीं होता था। समुद्री मार्ग के अलावा भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, जो विशाल पर्वत है, उसके बीच में जो दर्रा होता था, उस दर्रा के माध्यम से भी आवागमन होता था और व्यापार का आवागमन होता था, व्यापारी होता था। यह कहा जा रहा है भारत के पश्चिमी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। यहाँ संपर्क रहने का मतलब कह रहा है व्यापार होते रहा है। इस प्रकार एशियन और पंचतंत्र की कहानी, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। तो कहा जाए कि सिर्फ समुद्री मार्ग से ही नहीं होता था आवागमन। भारत के जो उत्तर में आपका हिमालय है, हिमालय के बीच में जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमालों के वजह से भी आपका व्यापार होता था। और यहाँ का जो भी कहानियाँ हैं, जो उपनिषद का जो विचार है, वह एक देश से दूसरे देश गया है। आपका बौद्ध धर्म हो गया, या भारतीय अंक का हो गया, या दशमलव प्रणाली का हो गया, ये सभी का जो ज्ञान है, प्रचार, इसका प्रचार प्रसार जो हुआ है वह दूसरे देशों में इसी उत्तरी जो आपका है मार्ग जो है उसके माध्यम से हुआ है, जो पर्वतमालों में है, उसके दर्रों के जो हिमालय के बीच जो पर्वत स्थित दर्रा है उसके माध्यम से आवागमन की वजह से। मसाला, मलमल, याद रखिएगा मसालों के लिए सबसे फेमस आपका है केरल, ठीक ना। मसालों के लिए सबसे फेमस जो होता है आपका केरल होता है, याद रखिएगा। मलमल, कपड़े आदि सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशियन की वास्तुकला के मीनारों एवं गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। कहने का मतलब भारत से मसाला, भारत के मलमल मखमल आपका वह कपड़े होता है, ये सभी जो होता भारत से जाता था विदेश में। और आपको देखा जाइएगा तो और भी वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ आया है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ भारत में जो है वह भारत से ही दूसरे जगह गया है, नहीं, विदेश से भी यहाँ पे आया है। आपका मिर्ची जो है वह भारत का नहीं है, किसी भी दूसरे भी जगह से आया हुआ है। आपका आलू हो गया वो भी दूसरे देश से आया है। यह टमाटर हो गया, ये भी आपका नहीं, आपके देश में नहीं है, ये भी किसी दूसरे देश से आया हुआ है। तो सब जो है यहाँ का रीति रिवाज वहाँ चला गया, वहाँ का रीति रिवाज। अभी देखिएगा गुंबद की बात कर लिया जाए तो यह क्या आपका है, नहीं, यह जो एशियन पश्चिमी सभ्यता से लिया गया ही है। पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनार देखने को मिलेगा, गुंबद को देखने को, जो पश्चिम बगल का है, हमारा नहीं, हम लोग पूर्वी की तरफ है, वो सब पश्चिमी यूरोप के तरफ है। तो पश्चिमी एशिया के जो भी है वो आपका गुंबद के प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपका देख लीजिए, आपका ताजमहल है, तो ताजमहल गुंबद में बना है, क्या आपका यहाँ का है वास्तुकला? नहीं, वह विदेशी वास्तुकला है, याद रखिएगा, ये सब समझ लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अब हमारा जो भारत है, यहाँ पे देखिए एशिया है ना जी। ये एशिया जो है हमारा पूर्व की तरफ है, हम क्या है पूर्व की तरफ है। और ये देखिए ये आपका 0 डिग्री है, ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है, इसको बोले हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसके इधर जाएंगे तो आपका पश्चिम हो जाएगा, यह हो जाएगा पश्चिम, और इधर हो जाएगा पूर्व। तो बताइए हम लोग पूर्व की तरफ है कि नहीं है ना। तो अब बताइए पूर्व की तरफ है, लेकिन इसमें भी इधर जो है एशिया, तो ये भी है, हम लोग भी एशिया में ही हैं। एशिया में भी पूर्व पश्चिम इधर जो होता है ये पूरब है, हम लोग पूरब है, तो ये पश्चिम बगल ये हो गया। यहाँ पे जितने भी देश हैं ये सब के सब तो आपका पश्चिमी एशिया कहलाएगा। तो यहाँ से जो भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है कल्चर, वास्तुकला जो भारत में है, और भारत में यहाँ जो हिंद महासागर समुद्री इलाका, और यहाँ से इस तरह से इधर गया हुआ है। मसाला हो गया, मखमल हो गया, जितने भी सोना चांदी जितने भी सब जो विदेशी लोग हैं जो 2 साल तक 200 वर्षों तक यहाँ पे राज किए हैं, सब का लूट उठ के ले गया सब, ठीक है ना। ये सब पश्चिमी सभ्यता में चला गया है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश आपका दक्षिण एशिया में आपका दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
भारत सार्क, सार्क जो है साउथ, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, फोर रीजनल और सी से कॉरपोरेशन होता है। तो ये आपका साउथ आपका सार्क होता है। ये सार्क याद रखिए, सार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन क्या बोला जाता है, याद रखिएगा। इसका जो इंग्लिश नाम इंग्लिश में भी लिख देगा आपको, साउथ एशियन, इसको याद रखिएगा। सार्क का अर्थ क्या होता है, सार्क का अर्थ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह सार्क का क्या है, सार्क में याद रखिए कितने देश जुड़े हैं वो आपको बता दिया जाएगा। यह जो होता है भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा 7 देशों से छूती है। स्थल सीमा यानी कि उसके आपका जो है एरिया जो होता है, भारत जो है एशिया के 7 देश से होकर सटा हुआ है, 7 देशों से सटा हुआ है। वो 7 देश कौन कौन है वो भी समझ लीजिएगा, ठीक ना। इन देशों के नाम आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका, श्रीलंका जो होता है, श्रीलंका एवं मालदीव जो होता है, मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रायद्वीपीय क्या है आपका है, द्वीपीय पड़ोसी देश है। द्वीपीय, द्वीप वाला क्या है, स्थल वाला 7 है और द्वीप वाला 2 है। स्थल वाला 7 और द्वीप वाला 2 याद रखिएगा। ऐसे इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका जो है स्थल सीमा से सटा हुआ है 7 देश। हमारे भारत के स्थल सीमा से सटा हुआ है 7 देश, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। आपका होगा श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और यह द्वीपीय है, स्थलीय नहीं है, द्वीपीय है, द्वीप है, क्या है, स्थल नहीं है, द्वीप है, ठीक है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार के खाड़ी द्वारा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है श्रीलंका जो होता है भारत के मन्नार के खाड़ी से और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। आपसे सवाल किया जाएगा कि श्रीलंका जो है भारत की किसके वजह से अलग होता है, तो आपको बताना होगा पाक जल संधि के द्वारा और बंगाल के खाड़ी के द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र जो है आपको 24 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखने का यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या कहा जा रहा है, भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट जो होता है आपका मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और धनुषकोटी कहाँ है, आपका तमिलनाडु के पास में पड़ता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका ऐसे है आपका भारत है और यहाँ से ऐसे ऐसे आपको दिखता है ना, उसके बाद ना ऐसे है, तो यहीं पे होता है धनुषकोटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, आपको आगे बता दिया जाएगा। भारत एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा पड़ोसी, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं जो होती हैं मिलती है। याद रखिए जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, काजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इसी तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से इस क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर जो यानी कि समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में आपका अफगानिस्तान के भी सटा हुआ है, आपका चीन भी सटा हुआ है, उसी से सटा हुआ है पाकिस्तान भी सटा हुआ है, उसी से काजाकिस्तान भी सटा हुआ है। इस प्रकार से आपको 5 जो होता है देश की सीमाएं सटा चुका है। इसलिए यह जम्मू कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जगह भारत के लिए, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर जगह जो है उस जगह से 5 देश जुड़ गया हुआ है। चीन भी जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है और काजाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। सब का जो सीमा इसी जगह से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत का स्वर्ग बोला जाता है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भारत के लिए। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व तिब्बत का पठार है। उत्तर पूर्व में क्या है, तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत आ जाता है।
जो तिब्बत का जो पठार है, भारत संसार का छत बोला जाता है तिब्बत के पठार को, संसार का छत बोला जाता है तिब्बत के पठार को। और तिब्बत का पठार कहाँ है? आपका चीन में पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व की दिशा में। यहाँ कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, यहाँ कैलाश पर्वत मानसरोवर झील स्थित है। कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में आपका क्या है? आपका जम्मू कश्मीर में कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल आ जाता है। नेपाल भारत के एक अन्य पड़ोसी देश है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। जो नेपाल जो है हिमालय के गोद में बैठा हुआ है। आपका जो ऐसे अगर नक्शा बनाते हैं इस तरह से, तो आपका इस तरह से जाता है ना, तब ना इस तरह से, तो यही ना नेपाल है जी, इसी को ना नेपाल बोला जाता है। और यहीं पे ना आपका हिमालय है, ठीक ना, तो इसलिए कहा जाता है हिमालय के गोद में है। नेपाल कहाँ है? हिमालय के गोद में है। आप सबको सवाल भी किया जा सकता है, कौन ऐसा देश है जिसको आपको हिमालय के गोद में बसा हुआ है? तो आप बोल सकते हैं वह कौन है? नेपाल है। ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। अब याद रखिएगा, भारत जो है आपका ये बुद्ध भगवान का जन्म जो हुआ यह बिहार में नहीं हुआ है। बुद्ध भगवान का जन्म जो है आपका नेपाल में हुआ है, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ है। याद रखिएगा, सिर्फ एक महावीर जी है जिनका जन्म वैशाली में हुआ है, लेकिन बुद्ध भगवान का जन्म जो है वह नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। लेकिन उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बिहार के बोध गया यानी कि गया जिला में हुआ है। ये सब हम बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, हर टॉपिक को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यह जो कोसी नदी जिसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहीं भी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और इसका उद्गम जो होता है यानी कि इस कोसी नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? वो नेपाल से हुआ है। तो प्राचीन काल से ही नेपाल से भारत का संबंध अच्छा रहा है, ठीक ना। इसी वजह है कि बिहार और आपका भारत जो है ना, भारत और नेपाल, ये बिहार और नेपाल के बीच में, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल से ही ये निकल जाता है कौन? कोसी नदी नेपाल की तरफ से आता है। और ये नेपाल जो बिहार में विनाश का कारण बन जाता है। अगर वहाँ से अगर पुल नहीं बनाया हुआ, बांध नहीं बनाया हुआ रहता, तो बिहार कब के दह चुका होता, ठीक है। इसलिए जब भी दाहर आता है तो यहाँ से फाटक खोल दिया जाता है, 52 को फाटक है, खोल दिया जाता है, तब जाके दाहर बिहार में आ जाता है। दोनों जो अभी नहीं बना हुआ, काफ़ी समय पहले बना हुआ है। दोनों देशों में कोसी नदी एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में ऐसी तटबंध से टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई थी। उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आने का कारण है कोसी नदी में, है ना, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से। जैसे ही कोई जगह ऐसा होगा जहाँ से टूट गया होगा, कोसी नदी टूट गया होगा, कोसी नदी का बांध टूट गया होगा, जिसके वजह से बिहार के उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला बाढ़ का। और कितना माल जाल की क्षति भी हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए भारत के लिए नेपाल के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के पूरब में आपका भूटान है। नेपाल के पूरब में आपका भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से अब हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे नक्शा में। ध्यान दीजिए, आपका भारत ये है ना जी, ध्यान दीजिएगा, भारत ये है। अब भारत में देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कुछ जगह यहाँ पे अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, ये आपका इधर चीन जुड़ा हुआ है, ये तिब्बत यहीं पे है। उसके बाद नेपाल भी है, भूटान भी है, आपका इधर आपका म्यांमार भी देखा जाता है, यहाँ बांग्लादेश दिखा जाता है। ये आपका, ये देखिए कितने राज्य देश हो गया आपका, क्या हो गया? एक आपका हुआ पश्चिम बंगाल, थी आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपका हो गया, ये आपका होगा चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, आपका म्यांमार, बांग्लादेश, और ये आपका है श्रीलंका, ठीक ना, श्रीलंका हो गया,
ये सभी जो है भारत का देश है, पड़ोसी देश हैं। अब आपका देख लिया जाए यहाँ पे, इसको हटा देते हैं पहले, तब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताएं कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन हैं। 8 राज्य होता है। एक गुजरात होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। एक गुजरात है, एक आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका छत्तीसगढ़ है, एक आपका झारखंड है, ठीक ना। 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2 नंबर में राजस्थान, याद रखिएगा 2 नंबर में राजस्थान है। 1 नंबर में आपका गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में आपका है मध्य प्रदेश, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, 4 नंबर में छत्तीसगढ़, ठीक ना, 5 नंबर में झारखंड और 6 नंबर में पश्चिम बंगाल और 7 नंबर में आपका है त्रिपुरा और 8 नंबर में है मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा। अब आगे समझिए, जुड़ा है। आज भी भूटान की, ध्यान दीजिए, आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान जो है ये समझौता के साथ जुड़ा हुआ है भूटान, और इसकी पूरी जिम्मेदारी, भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है, उसके विकास की जिम्मेदारी भारत के पास होती है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। क्या है, कहा जा रहा है कि भूटान के जो पूरब में भारत और चीन के बीच, भारत और एवं चीन जो होता है, चीन की सीमा रेखा जो होता है आपका किससे होकर गुजरती है, हिमालय के श्रेणी से होकर गुजरती है। तो इस सीमा रेखा का नाम जो है वह मैकमोहन लाइन है। आपसे सवाल करेगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका मैकमोहन लाइन है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। आगे देखिए, इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। किससे अलग? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किसको अलग करती है? म्यांमार को भारत से अलग करती है। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका को और भारत को कौन अलग करता है? पाक जल संधि और मन्नार के खाली अलग करता है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा भारत और चीन को कौन अलग करता है? तो मैकमोहन लाइन अलग करता है। आपका हिमालय के श्रेणी अलग करता है। किसकी श्रेणियाँ अलग करती है? हिमालय के श्रेणियाँ अलग करती है, ठीक है। किसको श्रेणियाँ अलग करती है? हिमालय की श्रेणियाँ अलग करती है। जबकि म्यांमार और भारत को अलग कौन करती है? वह पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार और काराकोरम पर्वत से मिल जाता है। म्यांमार के ये कुछ मिटाए, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलकर ये बंगाल के खाड़ी जो है डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट हो जाती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के कुछ क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन हो जाता है। इस क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। यह यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। याद रखिएगा, आधुनिक साधनों के विकसित होने के वजह से एक महामार्ग जो है रास्ता निकला है, उस रास्ता का नाम है इंडो तिब्बतन महामार्ग। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरी पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है। दूसरा मार्ग जो है दूसरे पर्वतीय मार्ग का नाम है कश्मीर लेह मार्ग, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। तीसरा मुख्य मार्ग जो है वह सिक्किम के दर्रों से होकर गुजरती है। वायु के विकसित होने के कारण
वायु मार्ग के मतलब कि जहाज, वायु मार्ग मतलब कि आपका वायुयान जो सेवा है उसके विकसित होने पर अब ये ऊंचाई पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई है। याद रखिए, ज्ञात कीजिए कि भारत के कितने राज्य सीमाएं जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को छूती है। तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को छूती है, और कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान देश को छूती है। तो इसके बारे में हम आगे बता देंगे कल वाले वीडियो में। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा यह अन्य पड़ोसी देश हैं। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा यह अन्य पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा के। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे दे दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कितवां स्थान पर आ जाता है, 7वां स्थान पर। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बीच कितने डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, 30 डिग्री को देखने को मिलता है। भारतीय मानक ध्यान चिन्ह रेखा को कितने डिग्री है, 22 डिग्री 30 मिनट। भारत के स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है, तो दुगनी है। ठीक है ना, स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा की दुगनी है। हम आपको बता दिए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम जो है आपका है मैक-मोहन लाइन है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैक-मोहन लाइन है, याद रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 2,08 वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं, 32.8। ऐसे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% जो है आपका भारत है। भारत का भूभाग जो है आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। तथा आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारत में कुल कितने राज्य एवं कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी के समय में 28 जो है राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश शायद 9 केंद्र शासित प्रदेश है शायद, देख लीजिएगा एक बार। भारत श्रीलंका भारत से डैश और डैश के द्वारा अलग होते हैं। एक मन्नार के खाली एक पाक जल संधि के कारण अलग होती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के डैश यानी कि पर्वत श्रेणियों से निकलती है। यह